नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं दिग्गजों पर दांव। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की अब तक जो सूचियां जारी की हैं उसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रत्याशियों के नाम हर किसी को चौंका रहे हैं। लोग नाम सामने आते ही हार और जीत का गणित लगाने में लग गए हैं। कई नामों के चयन पर आश्चर्य भी व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने जो सर्वे कराए हैं और उन सर्वे कराने के बाद इन नामों पर मोहर लगाई है। आलाकमान ने मध्य प्रदेश जीतने का जो प्लान बनाया है उसके तहत शाह ने सर्वे कराया है, जो सबको स्वीकार है। गौरतलब है कि इस बार मध्य प्रदेश की चुनावी कमान पूरी तरह शाह के हाथ में है। उन्होंने ही मध्य प्रदेश की पूरी चुनावी जमावट की है। उनके खास सिपह सालार मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी के साथ सक्रिय हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि इस बार अमित शाह प्रदेश में पार्टी को बड़ी जीत दिलाएंगे। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है, लेकिन क्या वह रणनीति अब बदलनी पड़ेगी? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नाम सामने आए हैं उसके बाद क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते हैं, इस पर कई बार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अमित शाह लगातार हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कहा जा रहा है प्रत्याशियों को लेकर के कि कुछ प्रत्याशी खुद कह रहे हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। पहले हम सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता। देखिए, अब वो अपनी बीमारी का कारण उसमें बता रहे हैं, तो वो स्वीकार किया जाए, उसमें क्या कहा जा सकता है। पर मैं तो ये कहूंगी कि भाजपा के खेमे में तो बहुत खलबली मची हुई है, बहुत परेशानियां हैं। तो आप एक नाम बता रहे हैं, वहां तो तमाम नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो जवाब ही नहीं दिया जब उनका नाम में लिस्ट आ गया और लिस्ट में नाम आ गया। और उसी के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं उनका 1% मन नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले नेता हैं, कहाँ हाथ जोड़ के वो भाषण देके आगे निकल जाने वाले नेता हैं। उसी तरीके से फग्गन जी हैं, वो 33 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। जितने बड़े नेता ये उतार रहे हैं वो जान रहे हैं कि ये डूबती नैया है, इस पे काहे को सवारी की जाए। शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका सूची में नाम नहीं आ रहा है क्योंकि उनके ऊपर शायद बाजी नहीं खेलना चाहती भारतीय जनता पार्टी। उनकी लोकप्रियता इतनी प्रदेश में घट गई है। तो ये ऐसी कश्मकश में भाजपा फंसी हुई है कि सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रही है। यशोधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं। आपको ये जानकारी मैं बता देता हूं, लगभग 3-4 माह पहले से कोरोना से वो चौथी बार प्रभावित हुई। उन्होंने व्यक्तिगत मिलकर के मुझे भी कहा, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को भी कहा कि मैं हेल्थ इश्यूज के कारण इस बार मुझे जितना नीचे जाना चाहिए उतना मैं जा नहीं पा रही हूं। इसलिए उन्होंने संगठन से, हमारे नेतृत्व से अनुरोध किया है कि मैं चाहती हूं कि इस बार का चुनाव में न लड़ूं। इसका अर्थ नहीं है कि वो कोई हेल्थ इश्यूज के कारण से उन्होंने कहा है और इसलिए संगठन के सामने उन्होंने इस बात को रखा है। संगठन इस पर जो उचित निर्णय होगा वो करेगा, लेकिन ऐसे कोई और मंत्री ऐसा बोलने वाले बिल्कुल आप इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका अपना एक हेल्थ इश्यूज है, इसलिए उन्होंने इसका अनुरोध संगठन से किया है। जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जो आ रही सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस क्या रणनीति बदलेगी अपनी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जिनके नाम घोषित किए हैं, क्या वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे? क्या उन्हें जबरदस्ती मैदान में उतारा गया है? क्या उनको आसपास की सीट को कब्जे में करने के लिए, आसपास की सीटों पर असर डालने के लिए उतारा गया? तमाम सवाल हैं। इन सवालों के लिए हम चर्चा करेंगे और चर्चा में खास मेहमान है हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और सबसे पहले नितिन दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या
अब जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, उन तमाम समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा की है, अब कांग्रेस अपनी रणनीति में परिवर्तन करेगी, या कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इन सब चीजों को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, या फिर जो दिग्गज अब मैदान में उतर आए हैं, दिग्गजों पर दांव लगाया है, तो आसपास की सीटों पर भी उनका असर होगा? इसके लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है? देखिए, एक बात है कि कांग्रेस की किसी भी तरह की कोई रणनीति, कांग्रेस को जो है मध्य प्रदेश में अराजकता का जो शासन है, वो शासन है, उसे खत्म करना है। और जनता मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ जी। तो कांग्रेस को कहीं किसी समीकरण या चाणक्य नीति की या रणनीति की या गुरिल्ला वार की आवश्यकता नहीं। ठीक, ये सब भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरह घेरना है, किस तरह लोगों को परेशान करना है। और अब आप एक बात बताइए जी कि आप जो दूसरी सूची जारी हुई, हाँ, उसके बाद पाठक जी कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है चुनाव लड़ने का, मैं नहीं लड़ना चाहता। ठीक है। फग्गन सिंह कुलस्ते कोई बयान देना इस पे चाहते ही नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में मीडिया पर्सन ने जब पूछा कि साहब आपका मन नहीं था, तो वो खींच गए मीडिया पर्सन के ऊपर। इसी तरह प्रहलाद पटेल का हाल है कि वो एक चबूतरे पे बैठे हुए नरसिंहपुर में ग्रामीणों के साथ और बस वो बयानबाजी करें। दरअसल क्या है कि भाजपा कांग्रेस से वो 2018 के परिणाम से वो सिंधिया जी के आने के बाद जो गतिविधियां बनी, उससे अंदर ही इतनी परेशान हो चुकी है जब उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो आनंद फानंद में देखिए, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, दूसरी पंक्ति की, आप एक तरफ कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी शासन में जो युवा पैदा हुए वो वोटर हो गए हैं। एक बात जो कही जा रही है कि कांग्रेस की जो रणनीति सामने आ रही है कि कांग्रेस अब अधिकतर महिलाओं को और युवाओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, तो ये युवा और महिलाएं यदि पहली बार मैदान में आएंगी तो क्या इन दिग्गजों का सामना कर पाएंगी? देखिए, किसी तरह की, मैंने फिर भी कहा किसी तरह की कोई रणनीति नहीं। ठीक है। आपको हमारे पिता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि जिताऊ उम्मीदवार देगा। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये कहा है कि सर्वे के आधार पे जो मध्य प्रदेश की सेवा कर सके, जो भाग लोग हों, वो जो जीतने लायक हों, जो सकारात्मक भूमिका समाज में रखते हो, ऐसे युवाओं को टिकट दिया जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए कि साफ युवा होगा या महिला होगी या बुजुर्ग होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। जो देशभक्त है, जो समाज सेवक है, जो पार्टी की गाइडलाइन को मानेगा, वही पार्टी का उम्मीदवार होगा जो लोकप्रिय है। ठीक है, लोकप्रिय उम्मीदवार होगा। और कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है, कांग्रेस कोई गुरिल्ला वार नहीं कर रही है, ये कहना है नितिन दुबे जी का। प्रियंका दुबे जी, तो यदि एक तरफ से जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कोई रणनीति ही नहीं है चुनाव लड़ने की, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी खुला मैदान मिल गया है। अच्छी बात है ना सर, धन्यवाद नितिन जी भाई साहब का कि उन्होंने हमें खुला मैदान दिया और उन्होंने मंच पे स्वीकार किया कि कांग्रेस के पास कोई रीति नहीं है। हमारे कैंडिडेट्स जो भी हैं, आज हमारी दूसरी सूची आ चुकी है, उसमें जो भी प्रत्याशी रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का सदैव एक मूल मंत्र रहता है कि हम एक कार्यकर्ता हैं। हमें यही सिखाया जाता है हर प्रशिक्षण में कि आप किसी भी दायित्व का निर्वहन करें, परंतु आप मूलभूत तौर पे एक कार्यकर्ता हैं। आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको उसको उतनी ही ईमानदारी से निभाना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी सूचियां बनाई गई है और आज हमारे प्रत्याशी जो है वो अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करना शुरू कर दी है और वो अपना काम कर रहे हैं। और हमें पूरा आत्मविश्वास है कि हमने जो जनता को लाभार्थी बनाया है या जनता के बीच में हम जो आशीर्वाद हमने पाया है, तो उस जन आशीर्वाद को देखते हुए हमारी जीत सुनिश्चित नहीं। लेकिन प्रियंका जी, यहाँ एक सवाल है कि जैसे आपने सीधी में टिकट काटी है, वहां सांसद को उतारा है, मैहर में टिकट काट करके उतारा है, तो 3 वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए। क्या वो विधायक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के नहीं थे? क्या वो जनता का काम नहीं कर रहे थे, या फिर जनता उन्हें नापसंद कर रही थी, या फिर आपको लग रहा था कि वो विधायक हार जाएंगे इसलिए बड़े नामों को वहां पर उतारा गया है? देखिए, ये पार्टी अपने कोई भी जो निर्णय लिए गए हैं, वो पार्टी ने बैठ के एक कमरे के अंदर डिसाइड नहीं किया है। वो सारी चीजें सर्वे के अनुसार हुई हैं। जनता का जैसा मत आया है, जैसा जनता का आदेश आया है, उस हिसाब से प्रत्याशी तय किए गए हैं। ठीक है। और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हमारी योजनाएं भी बनाई जाती हैं और उन्हीं के हिसाब से हमारा जो है मैनिफेस्टो भी तैयार होता है। ठीक है। तो
जो भी प्रत्याशी बने हैं जी, वो जनता के आदेश पे ही बने हैं, जनता के आदेश से बने हैं, सर्वे के आधार पर लिया गया है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि शाह के सिपह सालार की सक्रियता मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने मिल रही है और पूरी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। प्रत्याशी चयन से लेकर के चुनाव की रणनीति तक अमित शाह अपनी नीतियां बना रहे हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। उपाध्याय जी, जो बात सामने आ रही है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, और यहां सियासी गलियारों में तो यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी युद्ध नीति के आधार पर चुनाव लड़ने की नीति बना रही है। तो यह जो युद्ध नीति है, जिस तरह से एक एक करके पत्ते खोले जा रहे हैं, चक्रव्यूह रचा जा रहा है, व्यूह रचना की जा रही है कि कांग्रेस को कहीं से निकलने का अवसर प्राप्त ना हो। कांग्रेस, जहां भी कांग्रेस का वो धड़ा या वो दरवाजा जो जरा सा कमजोर दिख रहा है, उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कितनी सफल होगी भारतीय जनता पार्टी की है कोशिश? देखिए, मेरा ये मानना है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ में जी, जो राज करने की व्यवस्था है जी, उस वो विकास के साथ में और लोगों के ज्ञान के प्रति ज्ञान की वृद्धि के साथ में ये जो लोकतंत्र की स्थापना की गई है जी, वो राजतंत्र से भिन्न है। राजतंत्र जब तक चले, जब तक बराबर युद्ध होते रहे, हाँ, और जिसमें नरसंहार भी होता था, हाँ, विनाश भी होता था, जी, लेकिन लोकतंत्र में और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में यदि हमको हमारे प्रतिनिधि चुनने के लिए युद्ध जैसा वातावरण स्थापित करना पड़े, हाँ, युद्ध जैसा वातावरण अख्तियार करना पड़े, युद्ध जैसी नीति अख्तियार करना पड़े, तो हम कहीं ना कहीं मानव सभ्यता की विकास के साथ नहीं चल रहे। ठीक है। और निश्चित तौर पर इस तरीके के माहौल से जो आम जनता में मैसेज जाता है, हाँ, वो मैसेज लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को कम करने वाला हो सकता है। जी, मेरा निवेदन राजनीतिक दलों से यही रहेगा कि कम से कम हमको अपने अच्छे प्रतिनिधि चुनने का ऐसा अवसर दें कि हमको ये ना लगे कि हम किसी युद्ध का भाग बनते चले जा रहे हैं। और पूरे देश में जहां निर्माण की बात होती है, जहां विकास की बात होती है, वहां युद्ध की बात उसके विपरीत होती है। सही कहा आपने कि ये युद्ध नहीं है, लोकतंत्र है। और सदन को, संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। तो जब मंदिर में जाने के लिए पहुंचना है तो युद्ध लड़के मंदिर में प्रवेश तो नहीं पाया जा सकता है। सही कहा आपने। लेकिन तब भी जीतने की कोशिश तो हर राजनीतिक दल करता है, और उस जीतने की कवायद में, क्योंकि ये चाहे खेल हो, चाहे चुनाव हो या युद्ध हो, यहां दो पक्ष यदि हैं तो एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। तो जीतने की जो कोशिश की जा रही है, उस जीतने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, आपको लगता है कि वो कांग्रेस को दबाने की कोशिश, या कांग्रेस की जो रीति नीति उसके एक कदम आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामक शैली है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कि चुनाव की तैयारियां बहुत अच्छी हैं, कांग्रेस उससे काफी पीछे चल रही है। लेकिन फिर भी मेरा ये सोचना है कि पिछले चुनाव से ऐसा लगता है कि जनता ही चुनाव लड़ रही है, और जनता ही जिसको जिताना है उसको जिताएगी और जिसको हराना है उसको हराएगी। बिल्कुल, ये चुनाव ऐसा लगता है किन्हीं दलों के बीच में नहीं है, क्योंकि दल और उनकी नीतियां लगभग एक जैसी हैं। कुछ इस दल के नेता उस दल में चले गए हैं, बहुत सारे उस दल के नेता इस दल में चले गए हैं। तो नेताओं की जो दलों की है, दलों की अपने आप में कोई नीति ऐसी नहीं है जिसको देख करके कोई वोट दे। ठीक है, सही कहा आपने कि दलों की अपनी नीति नहीं है, वो सब एक दूसरे की कॉपी पेस्ट वाली स्थितियां चल रही हैं कि यदि एक दल घोषणा करता है तो दूसरा दल उसकी चुनाव आने से पहले उसको पूरी करने की कोशिश में लग जाता है। और मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, कौन कितनी बांट सकता है, चाहे आम आदमी पार्टी घोषणा कर रही है, समाजवादी पार्टी घोषणा कर रही है, कांग्रेस घोषणा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी उनको योजना के रूप में लागू कर रही है। सही कहा आपने कि ये सब वो कल्चर बन गया। लेकिन यहां नितिन दुबे जी, एक सवाल कि कांग्रेस की पहली सूची आने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 200 दिन पहले कहा था कि हम अपनी सूची जारी करेंगे, प्रत्याशियों का मौका मिलेगा ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2 सूची, हम कहें 3 सूची, क्योंकि तीसरी एक नाम आया था, तीसरी सूची का भी एक नाम आया था, एक प्रत्याशी की घोषणा की गई थी तीसरी बार भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि जो नाराज हैं या जिनको टिकट काटे जा रहे हैं वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं भारतीय जनता पार्टी से, और फिर उनको उस विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जाए? इस इंतजार में तो नहीं है कांग्रेस कहीं? देखिए, जो 56 इनका सीना बताते थे, ये 56 नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आ चुके थे।
और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि रणनीति नहीं। हाँ, रणनीति तो है, हाँ, लेकिन छल नहीं। अच्छा, ये जो कौरव और लंका वाला जो छल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हाँ, जिस तरह 2018 के बाद सरकार गिराई, हाँ, प्लेन में लेकर जो है विधायकों को लेकर भाग गए, कि कोई सीहोर की होटल में रहा, कोई दिल्ली की होटल में रहा, हाँ, मतलब इस तरह का छल कांग्रेस नहीं करती, इस तरह की रणनीति, हाँ, कौरवों वाली नीति नहीं बना। हाँ, अब रही बात टिकट की, तो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो दिल्ली में है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिल्ली रवाना हो तो भाई, और आपको ये पता है एक दो दिन में ये सूची भी जारी होने वाली। अच्छा, अब इनसे क्या मुकाबला, इनका क्या इंतजार करना, जब इन्होंने अपनी पंक्ति के अंतिम नेताओं को ही मौके पे उतार दिया। जैसे आज वो बात फिर कहने में आती है, जिस तरह रावण ने हिला हिला के कुंभकर्ण को उठाया कि उठ भाई अब लंका संकट में है ना, और वो यही स्थिति तो है। ये जो सो रहे थे इनके कुंभकर्ण, एक इंदौर में सो रहे थे, या ग्वालियर में थे, या नरसिंहपुर में, आपको पता ही नहीं था, कभी आपने प्रहलाद पटेल जी को सक्रिय देखा ही नहीं, फग्गन सिंह जी को देखा नहीं। तो ये जो कुंभकर्ण उठाए गए हैं, ये हार का प्रतीक, अच्छा, है ना। आपको मालूम है कि ये जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के फ्लॉप लीडर हैं। जो दूसरी लिस्ट है वो मध्य प्रदेश की फ्लॉप लिस्ट है। और आप कहते हैं ये छत्रप है, ये कोई नेशनल लीडर या स्टेट लीडर नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर तक सीमित हैं, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर तक सीमित हैं, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर तक सीमित हैं, फग्गन सिंह जी अपने क्षेत्र तक हैं। मेन छत्रपति जो आप बता रहे हैं कि ये नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, आप कहिए कि ये जो जितने भी लीडरों को अभी दूसरी पंक्ति में, दूसरी लिस्ट में जो टिकट मिली है, वो भोपाल से चुनाव लड़, अच्छा, वो अपने क्षेत्र बदल के चुनाव लड़ लें। अगर जब मध्य प्रदेश के सर्वमान्य लीडर हैं, और देखिए आप इतनी उत्साह में भाजपा के लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। उसी उत्साह में 2018 में भी कांग्रेस की, और अब 2023 में भी कांग्रेस की जीत होना है। ठीक है, किसी तरह की फितरत और किसी तरह के छल से कोई काम नहीं होगा। कांग्रेस के पास राम की नीति है, हनुमान की नीति है, और भाजपा के पास कौरवों की और रावण की नीति है। प्रियंका जी, अंतर है इस चुनाव में। प्रियंका जी, अब तक भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, ये बातें सियासी गलियारे में होती थी। अब कांग्रेस कह रही कि कांग्रेस के पास राम की नीति है, हनुमान की नीति है, भारतीय जनता पार्टी कौरवों की नीति अपना रही है और लंका के छल वाली नीति अपना रही है। ये सीधा सा आरोप कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि आप कौरव की नीति अपना रहे हैं या लंका जैसा छल कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी बात की जाए तो सनातन के उदाहरण तो इनके मुंह से शोभा नहीं देते। पहले ही अपने घटक दलों के मुंह बंद करवाएं जो सनातन को लेके कभी डेंगू बोलते हैं, कभी मलेरिया, कभी एड्स के ऊपर कमेंट करते हैं, कभी मंदिर में एक मिनट आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी ना, पूर्वक आप भी सुनिए, धैर्य पूर्वक आप भी सुनिए, आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी, ठीक है। तो आप लोग सनातन के उदाहरण तो ना दें तो बेहतर है, क्योंकि आपका सनातन ज्ञान और सनातन प्रेम जग जाहिर है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं जी। दूसरी चीज, हमारे पास कम से कम चेहरे हैं जिन्हें हम चुनाव में उतार रहे हैं और अपनी लिस्ट एक के बाद एक सूचियां घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस अभी तय नहीं कर पाई है कि इनके पास कैंडिडेट कौन है, क्योंकि कैंडिडेट है ही नहीं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का बयान था कि चुनाव जीत जाइए वरना काम करने के लिए कार्यकर्ता, झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान है, मेरा बयान नहीं। तो इनके नेताओं को स्पष्ट है कि इनके पास चेहरे नहीं है कि किसके साथ में चुनाव प्रचार करें। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही अकेले प्रचार में लगे हुए, दिग्विजय सिंह। लेकिन प्रियंका जी, जैसा नितिन दुबे जी ने कहा, नितिन दुबे जी कह रहे हैं प्रियंका जी कि ये सब सोए हुए नेता थे, कुंभकर्ण थे जिनको जगाया गया है, जैसे रावण ने जगाया था कि उठ जाओ लंका संकट में है। अब मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर इन्होंने जो भी कहा वो तो इनकी जुमलेबाजियां चलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी जन आक्रोश यात्रा हुई नर्मदापुरम में, जिसमें इनके नेता आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा जी के सामने इनके कार्यकर्ता मंच के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। तो इनकी जो रीति नीति है वो स्पष्ट है नहीं, नियत साफ है नहीं, योजना है नहीं, कार्यकर्ता इनके पास में संतुष्ट है नहीं, और तो और इनके पास प्रत्याशी भी नहीं है। अगर प्रत्याशी होते तो अभी तक सूचियां ये लोग भी दे देते। तो आप तो दे रही हैं प्रत्याशी ना, प्रत्याशी भी नहीं, भाजपा दे रही प्रत्याशी उन्हें।
जी वही मैं कह रही हूँ कि इनके पास में अभी तो प्रत्याशी नहीं है कि किसे मैदान में उतारे। अगर इनका कुछ भी सुनिश्चित होता तो अभी तक सूचियां आने लगती ना, तैयारी शुरू हो जाती। कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है और कांग्रेस के खुद ही आप ही हमारे प्रवक्ता भाई साहब ने कहा कि हमारे पास पहले 5 मिनट में इन्होंने कहा हमारे पास रीति नीति नहीं है जी। फिर इनके पास में श्री राम जी की नीति आ गई, जिनको ये काल्पनिक बताते आए हैं, जिनके विरोध में ये लोग वकील खड़े करते आए हैं जी। तो आज ये लोग राम की नीति की बात कर रहे हैं, कृष्ण की नीति पे बात कर रहे हैं, काल्पनिक नहीं है। आपके मंत्रियों के पूजनीय लोगों के बयान है, आपके पूजनीय लोगों के बयान है कि राम जो है काल्पनिक है। राम को मंच पर लाकर राजनीति आप करते हैं। ये कांग्रेस के मंच पे कभी राम की तस्वीर नहीं होती है, ये भाजपा के मंच पे होती है। ठीक है, भाजपा के मंच पे जो होता है वो हम सबको जग जाहिर है, इसलिए जन आशीर्वाद मिला हुआ है। भाजपा के मंच पे जातिवाद होता है, सांप्रदायिकता होती है, उन्माद होता है, और आपके कार्यकर्ता आशीर्वाद यात्रा में लड़ रहे थे, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो बताइए नहीं, आज इस देश में राम को अगर विभाजित किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सनातन को विभाजित किया है तो भाजपा ने किया है, जितने महापुरुषों को विभाजित किया है भाजपा ने किया है। वो सही है क्या? अरे मैडम आप सुनिए तो बात, ऐसे तो दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। आप सुनिए ना बात। गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर FIR करवा रहे हैं, तो आप लोग क्या जनता? पूरी भाजपा में उत्साह है, पूरी भाजपा में घबराहट है। भाजपा में उत्साह है, भाजपा में सकारात्मकता है, भाजपा में अनुशासन है, ठीक है। भाजपा में रीति जो लंका में उत्साह था ना, जो लंका में राक्षसों में उत्साह था वही उत्साह है भाजपा में। ठीक है नितिन दुबे जी, नितिन दुबे जी, नितिन दुबे जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका दुबे जी, नितिन दुबे जी, आप जो कहना चाह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सारे राक्षस हैं। देखिए राक्षस एक विचारधारा होती है, राक्षस के सींग नहीं होते, दांत नहीं होते। राक्षस इन्हीं जैसे होते हैं। अच्छा। जो यज्ञ करते हैं राम के नाम पर और प्रकृति का दोहन करते हैं, मानवता का दोहन करते हैं। पाठक जी क्या हम सनातनी नहीं है? रणदीप सुरजेवाला का एक बयान, रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वो मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं वो राक्षस होने श्राप देता हूं, ये रणदीप सुरजेवाला ने कहा था। आप कह रहे हैं उसी विचारधारा से प्रभावित कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है। मैं स्पष्ट करता हूँ जी, स्पष्ट करता हूँ जी जी जी, उस विचारधारा के जो हिंदू मुस्लिम करें, जो ब्राह्मण क्षत्रिय करें, जो हरिजन ब्राह्मण करें, जी आ रहा हूँ प्रियंका जी आपके पास, अभी के पास आ रहा हूँ, जो सांप्रदायिकता और उन्माद पैदा करवाएं, उस विचारधारा को सुरजेवाला जी ने कहा है राक्षस विचारधारा। और मैं भी कहता हूँ कि जो समाज में द्वेष पैदा करे, जो बेटियों के साथ रेप करे, जो दलितों के ऊपर पेशाब करे, जो गाड़ियों में बिठा के दलितों को मारे, जो लड़कियों के साथ बलात्कार करे, रिवाल्वर चलाए, जो शराब बेचे, वो राक्षस मानसिकता है। ठीक है, वो रावण की मानसिकता है, वो कौरवों की मानसिकता है। नितिन जी, प्रियंका जी अपनी बात कम शब्दों में रखें, फिर आदित्य नारायण उपाध्याय जी से ही मैं विमर्श करना चाहूंगा। अपनी बात रखें प्रियंका जी। देखिए आप लोग नारी का सम्मान करते हैं तो अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर कार्रवाई अभी तक कर चुके होते। दूसरी चीज बाबूलाल चंदेल जी आपके विधायक है, आपके उन्हीं विधायक के ऊपर मामला काया। दूसरी चीज इसके अभी मैं आपको बता दूं, सतना कोटमा के आपके जो विधायक है जिनके ऊपर छेड़छाड़ के मामला FIR रेलवे पुलिस ने किया है, आप लोग क्या सम्मान की बात करते हैं? नारी सम्मान की। आप लोग राष्ट्रपति मुर्मू जी की गरिमा का एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात जी नितिन जी आ रहा हूँ, एक मिनट मैडम की बात का जवाब अभी आ देना चाहता हूँ। देख लीजिए उदित राष्ट्र के बयान उठा करके इनको ये बात नहीं पता, भेद है वो जनता समझ चुकी है। अरे मैडम आपको ये बात नहीं पता कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में आरक्षण दिया गया था। पाठक जी इनको बताइए ना मैं जो कहना चाहता हूँ। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और पंचायती राज व्यवस्था करने वाला महिलाओं की बात, ठीक है, पहला राज्य मध्य प्रदेश था। बिल्कुल सही है, बात कहना पहला राज्य मध्य प्रदेश। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस लीडर, आप जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने महिलाओं को ग्राम पंचायत में नीति बनाने का अधिकार दिया। ठीक है, उन्होंने महिलाओं को नितिन जी प्रियंका जी करने का वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। नितिन जी प्रियंका जी
आप दोनों के बाद वापस आऊंगा। ठीक है, ये भी तो आप ही लोग हैं ना। ठीक है प्रियंका जी, वापस आऊंगा। ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका दुबे जी, आपके बाद वापस आऊंगा, तब अपनी बात रखिएगा। आदित्य नारायण उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की धार दिन ब दिन तेज हो रही है। जैसे जैसे चुनाव आएंगे, प्रत्याशी चयन को लेकर के प्रत्याशियों पर आरोप होगा, पार्टीगत दलगत आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में, हम जनता के मुद्दे भी सुन पाएंगे? कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक नेता क्या जनता की बात करेगा, जनता के मुद्दों की बात करेगा, या फिर राक्षस और रावण की बात होगी, या फिर कंस और कृष्ण की बात होगी, या फिर महिलाओं की बात होगी, या सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की धार और तेज होती जाएगी, जनता हाशिए पर चली जाएगी? बिल्कुल सही बात है। वर्तमान समय में तो ऐसा ही लग रहा है जी कि जो राज्य के और जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं गौड़ होते चले जा रहे हैं जी। और वाक युद्ध जो है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है जी। अब इसमें मूल बात इसमें कहने की ये है जी कि पिछले 10 सालों में किसी विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन जनता के मुद्दों पर आंदोलन को करके जनता के बीच में कांग्रेस भी नहीं गई है। हाँ। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यदि काम किए हैं तो उसको अनर्गल आरोप लगाने की, प्रत्यारोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उनके काम बोलते हैं तो वो अपने काम के बारे में उनको बात करना चाहिए। हाँ। और यदि इनके काम बोलते हैं, इनका संघर्ष बोलता है तो इनको अपने संघर्ष की याद दिलाना चाहिए कि इन मुद्दों पर हमने संघर्ष किया था और इसलिए हमको वोट दीजिए। हाँ। तो कुल मिला के ये है कि वोट मांगने का तरीका, वोट मांगने का हक किसको बनता है, वो अपने कर्तव्यों के प्रति अभी तक का स्मरण, लोगों के कर्तव्यों को लेके लोगों के बीच में उतरे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे पहले तो ये तय करें कि वोट मांगने का हक किसे है और क्या वो किस हक से वोट मांगने जा रहे हैं। यदि सत्ताधारी दल है तो जनता के लिए क्या किया है, इसका आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस जब सत्ता में रही है 15 महीने तब का अवलोकन, और विपक्ष में रही है अभी 3 साल, और उसके पहले के 5 साल, उसके पहले के 5 साल, तो विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का कितना धर्म निभाया, इस बात का आकलन करना भी बहुत जरूरी है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं देता है तो चर्चा को विराम देंगे। प्रियंका दुबे जी, नितिन दुबे जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात आ रही है कि दिग्गजों पर दांव तो लगा दिया गया है, लेकिन ये दिग्गज कितना असर दिखा पाएंगे, आसपास की सीटों पर क्या प्रभाव होगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के मुद्दों को भी हवा दी जाएगी, या फिर यही राम रावण कृष्ण और कंस की बात होती रहेगी और खल की बात होती रहेगी, छल की बात होती रहेगी। जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, इस बयानबाजी में राजनीतिक शुचिता कहां तक बच पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।